Good afternoon. This is Supriya. Welcome to my channel. I hope you all are good. Today in this video we will read chapter 3 निजी सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम. Its PDF you will get my Telegram and the link you will get my description. So let's start today's chapter. आपका चैप्टर 3 क्या है? निजी सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम. इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं आपका निजी क्षेत्र. आपका निजी क्षेत्र क्या होता है? निजी क्षेत्र का अर्थ होता है आपका निजी क्षेत्र की स्थापना निजी स्वामित्व के रूप में होती है. इस क्षेत्र के उपक्रमों को निजी कहने का अभिप्राय यह है कि इन पर स्वामित्व पूर्णतः निजी लोगों का होता है और किसी भी राज्य या केंद्रीय सरकार का स्वामित्व के दृष्टिकोण से कोई हस्तक्षेप नहीं होता है. निजी क्षेत्र का मतलब क्या होता है? आपका निजी क्षेत्र वो होता है जहाँ पे आपका जो पूरा कंट्रोल होता है वो किसका होता है? एक स्वामित्व के रूप में एक स्वामी का होता है. इस क्षेत्र के जो उपक्रम होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? निजी क्षेत्र कहते हैं. इसमें क्या होता है? इस तरीके के जो निजी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जितने भी लोग कार्य कर रहे होते हैं सिर्फ उन्हीं का ही उस पर हक होता है. किसी भी तरीके का राज्य या केंद्रीय सरकार इन सभी का क्या है? दृष्टिकोण से कोई भी हस्तक्षेप निजी क्षेत्र पे नहीं होता है. उसका जो पूरा देख रेख होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? सिर्फ एक स्वामी के द्वारा किया जाता है जो कि उस क्षेत्र का होता है. उसे हम कहते हैं निजी क्षेत्र. अब हम देखते हैं निजी क्षेत्र के उपक्रमों की कुछ विशेषताएं. इसकी क्या है? कुछ विशेषताएं हैं जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट पाया जाता है लाभ उद्देश्य. लाभ उद्देश्य का मतलब क्या होता है? निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है. निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना. सेकंड है आपका निजी स्वामित्व. इस क्षेत्र के उपक्रमों पर स्वामित्व पूर्णतः निजी लोगों का होता है. इस क्षेत्र के जो उपक्रम होते हैं उसमें पूर्णतः जो स्वामित्व होता है वो किसका होता है? निजी लोगों का होता है और किसी भी राज्य या केंद्रीय सरकार का स्वामित्व के दृष्टिकोण से कोई हस्तक्षेप नहीं होता. इसमें क्या है? किसी भी प्रकार की जो आपकी केंद्रीय सरकार हो गई, आपकी राज्य सरकार हो गई, इनका किसी भी प्रकार का स्वामित्व का से दृष्टिकोण के कोई भी हस्तक्षेप नहीं पाया जाता है. इसमें उनका कोई भी रोल नहीं होता है. थर्ड आपका आता है निजी प्रबंध. इनका प्रबंध स्वयं व्यवसाय के स्वामियों द्वारा किया जाता है. इनका प्रबंध कौन करता है? व्यवसाय के जो स्वामी होते हैं उनके द्वारा किया जाता है. कंपनी की दशा में अंशधारियों द्वारा मनोनीत संचालक मंडल व्यवसाय की देखरेख करता है. कंपनी की दशा में कौन करता है इसकी देखरेख? आपके जो मनोनीत संचालक मंडल होते हैं उनके द्वारा व्यवसाय की देखरेख की जाती है. फोर्थ आपका आता है कम राजनीतिक हस्तक्षेप. इसमें जो क्या है? आपके जो राजनीतिक हस्तक्षेप होते हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं. अब हम देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र की बदलती भूमिका. आपकी सार्वजनिक जो क्षेत्र था उसकी जो बदलती हुई भूमिका थी उसके बारे में पढ़ते हैं. सार्वजनिक उपक्रम देश के आर्थिक विकास के आधार पर होते हैं. सार्वजनिक जो उपक्रम होते हैं वो आपके किस आधार पर होते हैं? देश के आर्थिक विकास के आधार पर होते हैं. लेकिन इनमें अनेक कमियां भी होती हैं. इनमें क्या होता है? अनेक कमियां भी पाई जाती हैं. जैसे कि देश के संतुलित आर्थिक विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र पर निर्भरता को कम करने से कमियों को दूर किया जा सकता है. कहने का क्या मतलब है? देश के जो संतुलित आर्थिक विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र पर निर्भरता के ऊपर जो कमियां पाई जाती हैं उनको क्या कर सकते हैं? हम कम कर सकते हैं और उनको दूर कर सकते हैं. इसलिए अधिकांश उपक्रम निजी क्षेत्रों को सौंप दिए जाते हैं. इसलिए क्या है? आपके जो अधिकांश उपक्रम होते हैं उन्हें निजी क्षेत्रों को सौंप दिए जाते हैं. कुछ उद्योगों को आरक्षित कर लिया गया. इस तरह सार्वजनिक क्षेत्र में बदलाव आया. कुछ उद्योगों को क्या किया गया? आरक्षित कर लिया गया. तो इस तरीके से आपका क्या है? निजी क्षेत्र में बदलाव आया. कहने का क्या मतलब है? निजी क्षेत्र जो होता है आपका उसमें क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र की कैसे उसको बदला गया. तो हमने क्या किया? उसमें सार्वजनिक उपक्रम देश के आर्थिक विकास के आधार पर, सार्वजनिक देश का जो आर्थिक विकास हो रहा था उसके आधार पर क्या किया आपने? इनके जो अनेक कमियां थी उनको दूर किया. उसमें जो संतुलित आर्थिक विकास के लिए क्या किया? सार्वजनिक क्षेत्र पर निर्भरता को कम किया गया. उनकी जो कमियां थी उनको दूर किया गया. अधिकांश उपक्रम निजी क्षेत्र को सौंप दिए गए. आपके जो अधिकांश उपक्रम थे वो किसको दे दिए गए? निजी क्षेत्र को सौंप दिए गए. कुछ उद्योगों को आरक्षित कर लिया गया. इस तरह से आपके जो सार्वजनिक क्षेत्र में क्या हुआ? बदलाव किया गया. अब हम देखते हैं आरक्षित उद्योगों की संख्या में कमी. आपके जो आरक्षित उद्योगों की संख्या थी उनमें कमी आई. कैसे? सन 1991 से पहले 17 ऐसे उद्योग थे जिन्हें केवल सार्वजनिक क्षेत्र ही चला सकता था. सन 1991 से पहले क्या था? आपके जो 17 ऐसे उद्योग थे उन्हें कौन चला सकता था? केवल सार्वजनिक क्षेत्र ही चला सकता था. अब इनकी संख्या घटकर कितनी रह गई है? 3 रह गई है, जो कि इस प्रकार है. पहला आपका आता है परमाणु शक्ति और दूसरा हथियार और थर्ड आपका क्या आता है? रेल यातायात. सेकंड पॉइंट आपका क्या है? पेशेवर प्रबंध. पेशेवर प्रबंध क्या होता है? सार्वजनिक उपक्रमों में प्रबंध की अकुशलता को समाप्त करने के लिए IAS अधिकारियों के स्थान पर पेशेवर प्रबंधकों की नियुक्ति की जाने लगी. आपके जो IAS अधिकारी होते थे उनके स्थान पर क्या किया गया? पेशेवर प्रबंधकों की नियुक्ति की जाने लगी. उसे हम कहते हैं पेशेवर
प्रबंध। थर्ड देखते हैं हम MOU अवधारणा लागू करना। आपकी जो MOU अवधारणा थी वो कैसे लागू हुई? इस अवधारणा के अंतर्गत सरकार इस उपक्रम के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करती है। इसमें क्या करती है? सरकार इस उपक्रम के लिए एक लक्ष्य को निर्धारित करती है, जिसे पूरा करने के लिए स्वतंत्रता भी प्रदान करती है। जिसे क्या करती है? वो पूरा करने के लिए स्वतंत्रता भी प्रदान करती है। यदि यह लक्ष्य पूरा नहीं होता है, यदि ये लक्ष्य आपका पूरा नहीं होता है, तो इसके लिए उत्तरदायित्व केवल किसका होता है? आपके प्रबंधक का ही होता है। अब हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं आपका सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण। इस समय सरकार निजीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। इस समय सरकार क्या कर रही है? जो निजी उपकरण होते हैं आपके, उस पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, जो कि एक अहम कदम है। इसलिए सरकार सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश कर रही है। इसलिए सरकार क्या कर रही है? आपके जो सार्वजनिक उपक्रम होते हैं उनका क्या कर रही है? विनिवेश कर रही है, जिसमें सरकार का केवल 26% या उससे कम की भागीदारी होती है। जिसमें क्या होता है? सरकार की केवल 26% से कम या फिर 26% या फिर 26% से कम की भागीदारी होती है। सरकार ने कुछ सार्वजनिक उपक्रम को निजी क्षेत्र में हस्तांतरित कर दिया। सरकार के द्वारा क्या किया गया? आपके जो कुछ सार्वजनिक उपक्रम थे उनको क्या किया गया? निजी क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया गया, जैसे BSNL, MMTSC इत्यादि। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपका औद्योगिक व वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा पुनरुद्धार करना। क्या करना? औद्योगिक व वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा पुनरुद्धार करना, मतलब सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाइयों को पुनः जीवित करने के उद्देश्य से, सरकार के द्वारा जो सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ बीमार इकाइयाँ थी उनको क्या किया? दोबारा से जीवित करने के उद्देश्य से BIFR की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? BIFR की स्थापना की गई, जो आपकी सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ इकाइयाँ थी जो पहले बीमार हो रखी थी, उनको पुनः जीवित करने के लिए। नेक्स्ट आपका आता है नेशनल रिन्यूअल फंड का प्रावधान। सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा NRF की स्थापना की गई। सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के हितों के लिए क्या किया? सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए NRF की स्थापना की। इस फंड की स्थापना 1992 में की गई। इस फंड की स्थापना कब की गई थी? आपकी 1992 में की गई थी। इस फंड का उद्देश्य मुख्यतः उन कर्मचारियों की सहायता करना है जो या तो अतिरिक्त घोषित कर दिए गए हैं, जो कि क्या किए गए? या तो अतिरिक्त घोषित कर दिए गए हैं, अथवा ऐच्छिक सेनावृत्ति ले रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं? वो ऐच्छिक जो होती है सेनावृत्ति ले रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं नेशनल रिन्यूअल फंड का प्रावधान। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसमें पहले अब हम देखते हैं सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र। आपके जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे उसको देखते हैं। सबसे पहले आपका क्या आता है? इसकी परिभाषा आती है। परिभाषा में क्या है आपका? सार्वजनिक अथवा राजकीय उपक्रमों का अभिप्राय ऐसे उपक्रमों से है जो सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं। सार्वजनिक अथवा राजकीय जो उपक्रम होते हैं आपके, उनका अभिप्राय कौन से उपक्रमों से होता है? ऐसे उपक्रमों से होता है जो कि किसके द्वारा स्थापित किए जाते हैं? सरकार के द्वारा स्थापित किए जाते हैं, जिनका स्वामित्व व प्रबंध भी सरकार के हाथों में होता है। जिनका क्या है? स्वामित्व और प्रबंध दोनों ही सरकार के हाथों में होता है। अतः केवल उन सरकारी संस्थाओं को ही सार्वजनिक उपक्रम कहा जाता है जो आर्थिक अथवा व्यावसायिक क्रियाएं करती हैं। आपकी जो सरकारी संस्थाएं होती हैं उनको ही सार्वजनिक उपक्रम कहा जाता है, जो कि क्या करते हैं? आर्थिक अथवा व्यावसायिक क्रियाएं करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सार्वजनिक उपक्रमों की विशेषताएं। अब इसकी कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है राजकीय स्वामित्व। राजकीय स्वामित्व क्या होता है? सार्वजनिक उपक्रमों का स्वामित्व या तो पूर्णतः केंद्रीय, राज्य या स्थानीय सरकार के पास होता है। सार्वजनिक उपक्रमों का जो स्वामित्व है वो किसके पास होता है? पूरी तरीके से या तो केंद्रीय या राज्य या फिर स्थानीय सरकार के पास होता है। इसमें सरकार की अंश पूंजी का लगभग 51% भाग होना आवश्यक है। इसमें क्या है? इसमें सरकार की अंश पूंजी का लगभग 51% भाग होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट आपका आता है राजकीय नियंत्रण। राजकीय नियंत्रण क्या होता है आपका? सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबंध एवं नियंत्रण सरकार के हाथों में होता है। सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबंध एवं नियंत्रण किसके हाथों में होता है? सरकार के हाथों में होता है। कुछ उपक्रमों की स्थापना सरकार अपने ही विभागों के अंतर्गत करती है, जैसे कि डाक, तार सेवा, उसे हम कहते हैं राजकीय नियंत्रण। नेक्स्ट अब हम देखते हैं आपका वित्तीय स्वतंत्रता। वित्तीय स्वतंत्रता क्या होती है? सार्वजनिक उपक्रमों की लगभग सभी वित्तीय आवश्यकताएं सरकार द्वारा पूंजी विनियोग के माध्यम से पूरी की जाती हैं। सार्वजनिक जो उपक्रम होती है उनकी जो लगभग वित्तीय आवश्यकताएं होती हैं वो किसके द्वारा पूरी की जाती हैं? वो सरकार द्वारा पूंजी विनियोग के माध्यम से पूरी की जाती है, उसे हम कहते हैं वित्तीय स्वतंत्रता।
नेक्स्ट आपका आता है सेवा उद्देश्य। सेवा उद्देश्य में क्या होता है, राजकीय उपक्रम की स्थापना, राजकीय उपक्रमों की जो स्थापना है उसका मुख्य उद्देश्य समाज को सेवाएं प्रदान करना होता है। आपकी जो राजकीय उपक्रम होते हैं उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, सेवाएं, समाज को सेवाएं प्रदान करना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जनता के प्रति उत्तरदायिता। इसमें क्या होता है, राजकीय उपक्रम न केवल सरकार बल्कि जनता के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं, उन्हें हम कहते हैं जनता के प्रति उत्तरदायिता। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है सभी वर्गों के लिए उपयोगी। सार्वजनिक उपक्रम समाज के किसी एक वर्ग की ही सेवा नहीं करते। आपके जो सार्वजनिक उपक्रम होते हैं वो समाज के किसी एक वर्ग की ही सेवा नहीं करते हैं, बल्कि ये सबके लिए क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका सार्वजनिक उपक्रम के प्रारूप। इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट आपका आता है विभागीय उपक्रम। विभागीय उपक्रम क्या होता है, सार्वजनिक उपक्रमों को संचालित करने का यह सबसे अधिक प्रचलित स्वरूप है। ये क्या है, आपके जो सार्वजनिक उपक्रम होते हैं उनको संचालित करने का सबसे अधिक प्रचलित एक स्वरूप है। ये सरकारी स्वामित्व के नियंत्रण में होता है। ये किसके नियंत्रण में होता है, ये सरकारी स्वामित्व के नियंत्रण में होता है। इनका प्रबंध मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इनका प्रबंध किसके द्वारा किया जाता है, मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये उपक्रमों के वर्ष भर कार्यकलापों, प्रगति, अन्य संबंधित मामलों की रिपोर्ट तैयार करके संसद में प्रस्तुत की जाती है। इसमें क्या होता है, इनका जो प्रबंध होता है वो मंत्रालय द्वारा किया जाता है और ये उपक्रमों के वर्ष भर का जो कार्यकलाप होता है, जो भी कार्य किए जाते हैं, जो भी प्रगति होती है, अन्य संबंधी जो मामले होते हैं, इन सभी की जो रिपोर्ट होती है उसको तैयार करके संसद में प्रस्तुत की जाती है। ये संसद के प्रति जवाबदेही होते हैं। इनके अंतर्गत भारतीय डाक, तार विभाग आदि सम्मिलित होते हैं, उसे हम कहते हैं विभागीय उपक्रम। अब हम देखते हैं इसकी कुछ विशेषताएं। इसमें आपकी फर्स्ट विशेषता आती है स्थापना। इनकी स्थापना एक सरकारी विभाग के रूप में सरकार द्वारा की जाती है। सेकंड आता है स्वामित्व। इन उपक्रमों पर पूर्ण सरकारी स्वामित्व होता है। थर्ड आता है आपका प्रबंध। इनका प्रबंध मंत्रालय द्वारा किया जाता है। विभागीय सचिव इनका मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। फोर्थ हम देखते हैं इसका पृथक अस्तित्व नहीं। इसका क्या है, कोई भी पृथक अस्तित्व नहीं होता है। जैसे इन उपक्रमों का पृथक अस्तित्व नहीं होता है। ये ना तो सरकार की अनुमति के बिना किसी पर मुकदमा नहीं कर सकता और ना ही इन पर मुकदमा किया जा सकता है। आप क्या कर सकते हैं, इनका जो पृथक अस्तित्व वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि सरकार की अनुमति लिए बिना ये ना ही तो मुकदमा कर सकते हैं और ना ही कोई इन पर मुकदमा कर सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका लाभ। इसमें लाभ क्या है आपका, फर्स्ट आपका आता है सरल स्थापना। सरल स्थापना में क्या होता है, इन उपक्रमों की स्थापना बहुत सरल है क्योंकि इनको पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। सरल स्थापना का मतलब क्या है कि आप इस प्रकार के जो उपक्रम होते हैं उनको स्थापित बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, इनका जो पंजीकरण है उनको करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट आपका आता है कार्यभार में कमी। कार्यभार में कमी का मतलब क्या है, सरकार अपने व्यय को पूरा करने के लिए जनता पर कर लगाती है। जनता पर क्या करती है, कर लगाती है। कौन लगाता है, सरकार लगाती है। जब विभागीय उपक्रमों से आय होने लगती है, ऐसी स्थिति में सरकार आम जनता के कर भार में कमी करती है। क्या होता है कि सरकार अपने व्यय को पूरा करने के लिए जो आम जनता होती है उन पर कर लगाती है, और जब विभागीय उपक्रमों से आय होने लगती है तब ऐसी स्थिति में क्या करती है, सरकार जो आम जनता के ऊपर कर करती है उस कर के भार को कम कर देती है। उसे हम कहते हैं कार भार में कमी। नेक्स्ट आपका आता है सरल वित्त व्यवस्था। इसमें क्या होता है, क्योंकि वित्त व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है। आपकी जो वित्त की व्यवस्था है किसके द्वारा की जाती है, सरकार के द्वारा की जाती है, इसलिए वित्त व्यवस्था करना बहुत सरल होता है। नेक्स्ट आपका आता है फंडों का उचित उपयोग। इसमें क्या होता है, इन उपक्रमों की सभी गतिविधियां सरकारी अनुमति से की जाती हैं, इसलिए इनमें फंडों के दुरुपयोग का प्रश्न ही नहीं उठता है। इन उपक्रमों में क्या है, सभी जो गतिविधियां होती हैं वो सरकारी अनुमति से की जाती हैं, इसलिए इनमें जो फंडों के दुरुपयोग का प्रश्न होता है वो उठता ही नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है इसकी कुछ सीमाएं। सीमाओं में क्या आता है आपका, फर्स्ट आता है शीघ्र कार्यवाही की कमी। शीघ्र कार्यवाही की कमी में क्या होता है आपका, केंद्रीय नियंत्रण व्यवस्था तथा अत्यधिक औपचारिकताओं के कारण प्राय निर्णय लेने में देरी होती है। केंद्रीय नियंत्रण व्यवस्था तथा अत्यधिक औपचारिकताएं जो होती हैं उनके कारण क्या है, निर्णय लेने में देरी होती है। यही कारण है कि अनेक लाभ के अवसर हाथ से निकल जाते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से क्या होता है, आपके जो अवसर होते हैं वो हाथ से निकल जाते हैं। आपके अनेक लाभों के जो अवसर होते हैं वो आपके हाथ से निकल जाते हैं।
सेकंड पॉइंट आपका आता है लोचशीलता की कमी। इसमें क्या होता है, कठोर सरकारी नियमों के कारण लोचशीलता में क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है, जबकि एक सफल उपक्रम के लिए लोचशीलता आवश्यक होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कर भार में वृद्धि। आपकी जो कर भार होते हैं उनमें वृद्धि। भारी हानि की दशा में विभागीय उपक्रमों की हानियों का बोझ सरकारी खजाने पर पड़ता है। भरपाई के लिए सरकार जनता पर अधिक कर लगाती है। क्या होता है, भारी हानि की दशा में विभागीय उपक्रमों की जो हानियों का बोझ होता है वो किस पर पड़ता है, सरकारी खजानों पर पड़ता है। इसकी भरपाई के लिए सरकार क्या करती है, जनता पर अधिक कर लगाती है। नेक्स्ट क्या है आपका, अधिक राजनीतिक हस्तक्षेप। इसमें क्या है, इनमें मंत्रालय के माध्यम से राजनीतिक जो हस्तक्षेप होते हैं वो बहुत ज़्यादा अधिक होते हैं। नेक्स्ट आपका सेकंड पॉइंट आता है वैधानिक उपक्रम। वैधानिक उपक्रम आपके क्या होते हैं, वैधानिक उपक्रम वे सार्वजनिक उद्यम होते हैं जिनकी स्थापना संसद के विशेष अधिनियम के द्वारा की जाती है। वैधानिक उपक्रम की स्थापना कौन करता है, आपके संसद के जो विशेष अधिनियम होते हैं उनके द्वारा की जाती है। ये निगमित संगठन की जिसकी स्थापना विधान मंडल द्वारा की जाती है। ये निगमित होते हैं और उनके जो संगठन होते हैं उनकी स्थापना कौन करता है, विधान मंडल द्वारा की जाती है, तथा ये निर्धारित क्षेत्र पर इनका स्पष्ट नियंत्रण होता है। इनके जो निर्धारित क्षेत्र होते हैं इनका स्पष्ट नियंत्रण होता है। किसका होता है, आपके विधान मंडल द्वारा इन पर नियंत्रण किया जाता है। ये वित्त मामलों में स्वतंत्र होते हैं और इनमें निजी उद्यमों के समान परिचालन में पर्याप्त लचीलापन होता है। इनमें क्या होता है, ये निजी उद्यमों के जो समान परिचालन होते हैं उनमें पर्याप्त होते हैं और इनमें लचीलापन जो है वो प्राप्त मात्रा में पाया जाता है। अब हम देखते हैं इसकी विशेषताएं। विशेषताओं में क्या है, फर्स्ट आपका आता है स्थापना। इनकी स्थापना संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा होती है। इनकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है, संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा होती है। इनके प्रावधानों के अनुसार इनका संचालन किया जाता है। इनका जो संचालन किसके द्वारा किया जाता है, आपके प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है स्वामित्व। स्वामित्व क्या होता है, ये पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व में होती हैं। ये कहाँ किस में होती है, पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व में पाई जाती हैं। इनमें लाभ तथा हानि का वहन सरकार ही करती है। इनमें जो लाभ और हानि होते हैं, आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं उसका वहन कौन करता है, सरकार ही करती है। और वित्त के संबंध में अंतिम उत्तरदायित्व सरकार का ही होता है। वित्त के संबंध में जो अंतिम उत्तरदायित्व होता है वो किसका होता है, आपके सरकार का ही होता है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है आपका प्रबंध। निगमों का प्रबंध सरकार द्वारा मनोनीत संचालकों द्वारा किया जाता है। निगमों का जो प्रबंध होता है वो सरकार के द्वारा जो मनोनीत संचालक होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। अब आपका फोर्थ पॉइंट आता है पृथक वैधानिक अस्तित्व। इनका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, अर्थात यह अपने नाम से संपत्ति खरीद सकते हैं और मुकदमा भी कर सकते हैं। इनका क्या है, वैधानिक अस्तित्व पाया जाता है, अर्थात ये क्या कर सकते हैं, अपने नाम से संपत्ति को खरीद भी सकते हैं और मुकदमा कर भी सकते हैं। अब हम देखते हैं इनके लाभ। लाभ में आपका फर्स्ट पॉइंट आता है संचालन में स्वतंत्रता। सार्वजनिक निगमों के संचालन में किसी तरह का सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता। सार्वजनिक निगमन के जो संचालन में स्वतंत्रता जो होती है उसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं पाया जाता, इसीलिए बोला गया संचालन में स्वतंत्रता। नेक्स्ट आपका आता है शीघ्र निर्णय। अनावश्यक औपचारिकताओं एवं लाल फीताशाही न होने के कारण शीघ्र निर्णय लिए जाते हैं। इसमें क्या है, आपके जो निर्णय होते हैं वो बहुत ही जल्दी लिए जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है समाज सेवा उद्देश्य। इसका क्या उद्देश्य होता है, इसका समाज सेवा निगमों का मुख्य एवं लाभपूर्ण उद्देश्य होता है। नेक्स्ट आपका आता है समाज के हितों की रक्षा। ये क्या करता है, समाज के जो आपके हित होते हैं उनकी सुरक्षा करता है। कैसे करता है, ये संसद के प्रति जवाबदेही होते हैं। जवाबदेही से बचने के लिए निगम जनता के धन का अधिकतम सदुपयोग करते हैं, परिणामतः समाज के हित की सुरक्षा करते हैं। ये क्या करते हैं, आपके जो समाज के प्रति जवाबदेही होती है और जवाबदेही से बचने के लिए जनता के जो धन का अधिकतम सदुपयोग होता है वो करते हैं और परिणामतः ये समाज के हित की सुरक्षित भी करते हैं, इसलिए बोला गया है समाज के हितों की सुरक्षा। अब हम देखते हैं इसकी सीमाएं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आपका आता है अपूर्ण संचालक स्वतंत्रता। इनमें पूरा सरकारी हस्तक्षेप होता है। इसमें क्या है, पूरी तरीके से सरकारी हस्तक्षेप होता है। परिणाम स्वरूप ये स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय नहीं ले सकते। परिणाम स्वरूप क्या है, ये स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय नहीं ले सकते हैं। सेकंड आपका आता है प्रतियोगी भावना का अभाव। इनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, इसलिए ये अपनी गतिविधियों में लापरवाही करते हैं। इसमें हानि की संभावना बनी रहती है। इसमें क्या होता है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है लाभ कमाना नहीं होता है, इसलिए ये क्या करते हैं, अपनी गतिविधियों में लापरवाही करते हैं और इससे इनमें जो हानि की संभावना है वो सदैव बनी रहती है।
नेक्स्ट आपका आता है सेवा उद्देश्य को अनदेखा करना। संचालन मंडल के सदस्य अपनी शक्तियों का उपयोग सामाजिक हित में कम और व्यक्तिगत हित में अधिक करते हैं। संचालक मंडल के जो सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी शक्तियों का उपयोग सामाजिक हित में कम करते हैं और व्यक्तिगत हित में अधिक करते हैं। अतः इनका सेवा उद्देश्य मात्र एक दिखावा होता है। अतः इनका जो सेवा उद्देश्य होता है वो क्या होता है, मात्र एक दिखावा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी उपयोगिता। उपयोगिता में क्या होता है, जहाँ अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, और सेकंड, यह सार्वजनिक हित सर्वोपरि होते हैं। थर्ड आपका आता है सरकारी कंपनी। सरकारी कंपनी क्या होता है, यह एक ऐसी कंपनी है जिनकी चूकता अंश पूंजी का कम से कम 51% भाग केंद्रीय या राज्य सरकारों के पास होता है तथा इसका पंजीकरण भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत होता है। ये दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी आपकी, पहली होती है पूर्ण स्वामित्व वाली और सेकंड होती है मिश्रित स्वामित्व वाली। आपकी पूर्ण स्वामित्व कंपनी कौन सी होती है, सरकारी कंपनियां जिनकी संपूर्ण अंश पूंजी सरकार के पास होती है, उसे हम कहते हैं पूर्ण स्वामित्व वाली। एंड सेकंड होती है आपकी मिश्रित स्वामित्व वाली, जिसमें क्या है, सरकारी कंपनियां जिनकी अंश पूंजी में सरकार व जनता दोनों ही भागीदार होते हैं परंतु अधिकांश पूंजी सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, उसे हम कहते हैं मिश्रित स्वामित्व वाली। अब हम देखते हैं इसकी कुछ विशेषताएं, जिसमें इसका फर्स्ट पॉइंट आता है स्थापना। इनकी स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार होती है। इनकी स्थापना कैसे होती है, आपकी जो भारतीय कंपनी के अधिनियम होते हैं 1956 के प्रावधान, उनके अनुसार होती है। यदि सरकार चाहे तो इन प्रावधानों के संबंध में छूट दे सकती है, लेकिन यह छूट संसद द्वारा अधिकृत होनी चाहिए। सरकार क्या है, इनके प्रावधानों में जो इससे संबंधित जो प्रावधान होते हैं उसके संबंध में जो छूट होती है वो दे सकती है, लेकिन यह छूट संसद द्वारा अधिकृत होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है स्वामित्व। इनकी चूकता अंश पूंजी का कम से कम 51% भाग केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के पास होता है, उसे हम कहते हैं स्वामित्व। थर्ड आपका आता है प्रबंध। इनका प्रबंध संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। इनका प्रबंध किसके द्वारा किया जाता है, संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है। फोर्थ, वित्त व्यवस्था। ये कंपनियां सरकार व जनता दोनों से ही वित्त प्राप्त करती हैं, उसे हम कहते हैं वित्त व्यवस्था। अब हम देखते हैं इसके कुछ लाभ, जिसमें फर्स्ट आता है आपका सरल स्थापना। इनकी स्थापना के लिए विशेष अधिनियम को पास करने की आवश्यकता नहीं होती है। कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने पर ही इनका पंजीकरण हो सकता है, इसलिए क्या कहा गया आपका सरल स्थापना। नेक्स्ट है शीघ्र निर्णय। अनावश्यक औपचारिकताएं एवं जो आपकी लाल फीताशाही होती है उनके ना होने के कारण शीघ्र निर्णय लिए जा सकते हैं। थर्ड आपका आता है लोचशीलता। लोचशीलता में क्या होता है, आवश्यकता पड़ने पर ये अपने नियमों में तुरंत बिना किसी कठिनाई के परिवर्तन कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं लोचशीलता। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है संचालन में स्वतंत्रता। सरकारी हस्तक्षेप न होने के कारण सरकारी कंपनियां अपनी गतिविधियों का संचालन स्वतंत्रतापूर्वक कर सकती हैं, इसलिए बोला गया संचालन में स्वतंत्रता। इसकी कुछ सीमाएं हैं, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है अपूर्ण संचालन स्वतंत्रता। सरकारी कंपनियों के संचालक मंडल में अधिकांश संचालक सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये लोग विभिन्न सरकारी मंत्रालयों से लिए जाते हैं। विभिन्न मंत्रालय अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कंपनी के संचालन में हस्तक्षेप करते हैं कि उन्हें पूर्ण संचालन स्वतंत्रता नहीं होती है। अपूर्ण संचालन स्वतंत्रता का मतलब होता है सरकारी कंपनियों की जो संचालक मंडल में जो अधिकांश संचालक सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और ये लोग विभिन्न सरकारी मंत्रालयों से किए जाते हैं। विभिन्न मंत्रालय अपनी जो निधियां होती हैं उनके माध्यम से कंपनी के संचालन में जो हस्तक्षेप करते हैं उनकी पूर्ण संचालक स्वतंत्रता नहीं होती, इसलिए बोला गया अपूर्ण संचालक स्वतंत्रता। नेक्स्ट आपका आता है नीतियों में स्थायित्व नहीं होता है। नीतियों में जो आपका स्थायित्व है वो नहीं पाया जाता है। हर नया व्यक्ति अपने अनुसार कंपनी को चलाना चाहता है। इस प्रकार बार बार नीतियों में परिवर्तन से कंपनी के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका आता है पेशेवर कुशलता की कमी। पेशेवर कुशलता की कमी का मतलब क्या है कि कुशलता प्राय सरकार द्वारा मनोनीत संचालकों में नहीं होती। पेशेवर जो आपकी कुशलता है वो किसमें, मनोनीत जो संचालक होते हैं उनमें नहीं होती है। कंपनी एक व्यावसायिक उपक्रम के स्थान पर सरकारी विभाग बनकर रह जाती है। नेक्स्ट आपका आता है सार्वजनिक जवाबदेही का डर। सरकारी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत किया जाता है। सरकारी कंपनी की जो वार्षिक रिपोर्ट होती है उसे कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, संसद में प्रस्तुत किया जाता है। संसद में आलोचना के डर से उच्च प्रबंधक जोखिम वाले निर्णय नहीं लेते हैं, जबकि व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने के लिए ऐसा करना ज़रूरी होता है। ये कंपनियां व्यावसायिक दृष्टिकोण से पिछाड़ी जाती हैं। अब हम देखते हैं इसकी कुछ उपयोगिता। उपयोगिता में आपका क्या आता है,
उपयोगिता में आपका फर्स्ट पॉइंट आता है जहां सरकार के साथ साथ निजी भागीदारी भी आवश्यक हो। सेकंड आता है आपका जहां आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना हो, जैसे भारतीय राजकीय व्यापार निगम की स्थापना। थर्ड है जहां विभिन्न पक्षकारों का हित खतरे में हो, जैसे सरकार ने कर्मचारियों के विक्रेताओं व जनता के हित में स्वदेशी कॉटन मिल्स के अधिकांश अंश क्रय कर लिए थे। फोर्थ आपका आता है जहां सरकार की इच्छा एक नए उपक्रम करके निजी क्षेत्र में हस्तांतरित करने की हो। ये आपकी कुछ उपयोगिताएं थी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपका मिश्रित क्षेत्र। मिश्रित क्षेत्र आपका क्या होता है? मिश्रित क्षेत्र का अभिप्राय क्या होता है? इसकी परिभाषा, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के मध्य साझेदारी के रूप में चलाए जाने वाले व्यवसाय इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आपके जो मिश्रित क्षेत्र होते हैं वो क्या होते हैं? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों के बीच में जो साझेदारी के रूप में चलाए जाने वाले व्यवसाय होते हैं उन क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? मिश्रित क्षेत्र कहते हैं। भारत में इस क्षेत्र की आवश्यकता सबसे पहले औद्योगिक नीति 1956 में प्रस्तुत की गई थी। इसका प्रबंध निजी क्षेत्र के हाथों में होता है, लेकिन सरकार संचालक मंडल में अपने प्रतिनिधि मनोनीत करके इन पर नियंत्रण करती है। सरकार क्या करती है? संचालक मंडल में अपने प्रतिनिधि मनोनीत करके इन पर कंट्रोल करती है। केंद्रीय सरकार के निर्देशन के अनुसार इन कंपनियों को अंश पूंजी का बंटवारा निम्न प्रकार से होना चाहिए। जैसे आपका फर्स्ट पॉइंट है सरकार 26%, निजी उपक्रम 25%, जनता एवं वित्तीय संस्थाएं 49%। भारत में मिश्रित क्षेत्र में स्थापित मुख्य उद्योग इस प्रकार से हैं, जिसमें आपका फर्स्ट है मद्रास फर्टिलाइजर्स एंड सेकंड है गुजरात फर्टिलाइजर्स। अब हम देखते हैं आपकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अर्थ है एक ऐसी कंपनी से है जिसका पंजीयन किसी एक देश में होता है, लेकिन वह माल का उत्पादन एवं विक्रय अनेक देशों में करती है। इन्हें ग्लोबल कॉरपोरेशन भी कहा जाता है। कॉरपोरेशन भी कहा जाता है मतलब कि जो आपकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वो इंटरनेशनल कंपनियां होती हैं। इनका जो पंजीकरण है वो किसी एक ही देश में होता है, लेकिन ये क्या करती हैं? अपने माल का उत्पादन और विक्रय मतलब आयात निर्यात, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है, सभी देशों में अनेक प्रकार के जो देश होते हैं जहाँ जहाँ वो अपना बिजनेस करती हैं उन सभी देशों के साथ में कर सकती हैं, इसलिए इन्हें बोला गया है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। अब हम देखते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी की परिभाषा जो किसके द्वारा की गई है? IBM वर्ल्ड ट्रेड कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के अनुसार एक बहुराष्ट्रीय निगम क्या है? एक बहुराष्ट्रीय निगम वो है जो अनेक देशों में अपनी गतिविधियों को चलाते हैं। क्या करते हैं? अपनी गतिविधियों को अनेक देशों में चलाते हैं। सेकंड, उन देशों में अनुसंधान विकास एवं निर्माण का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? जिन देशों से वो व्यापार कर रहे हैं उसमें क्या करते हैं? अनुसंधान विकास एवं निर्माण का कार्य करते हैं। थर्ड है जिसका बहुराष्ट्रीय प्रबंध होता है। जिसका क्या है? पूरे राष्ट्र पर प्रबंध होता है, बहुराष्ट्रीय प्रबंध होता है। फोर्थ है आपका जिस पर बहुराष्ट्रीय स्वामित्व होता है। क्या है? बहुराष्ट्रीय प्रबंध भी होता है, बहुराष्ट्रीय स्वामित्व भी होता है। अब हम देखते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों की विशेषताएं, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है विश्व स्तर पर फैलाव। बहुराष्ट्रीय कंपनी का व्यवसाय अनेक देशों में फैला होता है। बहुराष्ट्रीय जो कंपनी होती है उनका जो व्यवसाय है वो अनेक देशों में फैला होता है। ये कंपनी मेजबान देशों की स्थानीय दशाओं का पूरा लाभ उठाती हैं। कंपनियां क्या करती हैं? मेजबान देशों की जो स्थानीय दशाएं होती हैं उनका पूरा लाभ उठाती हैं, जैसे कच्चे माल का प्रयोग करना। सेकंड आपका पॉइंट आता है उच्च क्वालिटी के उत्पाद, जिसमें क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी को विश्व स्तर पर प्रतियोगिता का सामना करना होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को क्या है? विश्व स्तर पर जो कंपटीशन होते हैं उनका सामना करना पड़ता है, इसलिए उत्पादकों की जो क्वालिटी है, क्वालिटी पर इसका विशेष ध्यान होता है। इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी जो क्वालिटी होती है उस पर क्या है? इसका विशेष ध्यान होता है। थर्ड आपका आता है बड़ा आकार। बहुराष्ट्रीय कंपनी की संपत्तियां बहुत अधिक होती हैं। इसकी जो संपत्तियां हैं वो क्या है? बहुत अधिक होती है। IBM की संपत्तियों का मूल्य लगभग $8 मिलियन है। इसी प्रकार एक कंपनी इट की 70 देशों में लगभग कितनी शाखाएं? आपकी 800 शाखाएं हैं, ठीक है, इसलिए बोला गया है बड़ा आकार। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच। इसकी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच है। अनेक उत्पादों की अच्छी क्वालिटी, बड़े स्तर पर अनुसंधान, बढ़िया विपणन सुविधाओं आदि के कारण ये कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जल्दी ही अपनी पहचान बना लेती हैं। अब हम देखते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कुछ लाभ, जिसमें क्या है? रोजगार में वृद्धि। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना से स्थानीय लोगों को रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त हुए हैं, क्योंकि ये कंपनियां बड़े स्तर पर व्यवसाय करती हैं, इसलिए इनमें बहुत अधिक लोगों की भर्ती की जाती है। इसलिए क्या है? रोजगार में आपकी वृद्धि होती है, आपके अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होती है। विदेशी विनियोग में वृद्धि।
इनका मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा प्राप्त करना है, जिनकी आवश्यकता विदेशी विनियोग में की जाती है। तो ये क्या करते हैं, विदेशी विनियोग में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट है नई तकनीकी से परिचय। आपकी जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है उनसे ये बहुत जल्दी परिचित हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़े लेवल पर काम करते हैं, तो ये अपनी टेक्निक्स में कंटिन्यूसली चेंजेस करते रहते हैं। जैसे कि आपका क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने साथ विदेशी मुद्रा ही नहीं लाती, अपितु अपने साथ बहुत सारी नई टेक्निक्स भी लेकर आती है। ये आपकी जो फॉरेन करेंसी जो होती है वो तो लेकर आती ही आती है, उसके साथ साथ आपकी जो फॉरेन की टेक्निक्स होती हैं उनको भी लेकर आती है, उससे भी आपको क्या करती है, परिचित कराती है, मतलब आपको इंट्रोड्यूस कराती है, या फिर आपकी नई आप कंपनियों में उन्हें यूज़ कर सकते हैं, तो आपके लिए यूज़फुल बनाती है। नेक्स्ट आपका आता है जीवन शैली में सुधार। जीवन शैली में सुधार का मतलब क्या है, जिन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां कार्य करती हैं वहाँ के लोगों की जीवन शैली में काफ़ी बदलाव आता है, इसलिए बोला गया है जीवन शैली में सुधार। कैसे आता है, जहाँ पे बहुराष्ट्रीय कंपनियां कार्य कर रही हैं वहाँ के लोगों में जीवन शैली में काफ़ी बदलाव इसलिए आता है क्योंकि ये बहुत ही बड़े लेवल की कंपनी होती है। यहाँ पे जो लोग कार्य कर रहे होंगे, जो काम कर रहे होंगे, वो वेल एजुकेटेड होंगे। वेल एजुकेटेड होने के साथ साथ वो इतनी बड़ी कंपनी में अगर इस लेवल पे काम कर रहे हैं तो उनके जीवन में भी क्या है, बदलाव आएंगे। उनको अच्छी सैलरी मिलेगी, टाइम पे काम होगा, टाइम पे मतलब उनके टाइम पे जॉब होगी, तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको इस कंपनी में प्रोवाइड होती हैं, तो उनके जीवन में भी इस वजह से क्या होता है, चेंजेस आते हैं। इसी के साथ में आपका जो ये चैप्टर है वो समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना, और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। हैव अ गुड करियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।